हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजर्स ऑनलाइन क्लासेस। बेटा लगभग सेंटर ऑफ मास हम लोग का एंड हो चला है। एक दो टॉपिक्स बचे हुए जिनको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, लास्ट टॉपिक है अपना कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोला जाए तो क्या होता है, ये बेटा एक ई होता है, इसको बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी। ये डिफाइन करता है कि आपका जो कोलिजन है वो कैसा होगा, इलास्टिक और इनइलास्टिक। वैसे जनरली बेटा कोई भी कोलिजन आपका परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता है, कोई भी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता है। हम लोग जहाँ तक कि जानते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, हम लोग जहाँ तक जानते हैं बेटा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन is equal to E times velocity of approach. Velocity of separation is equal to the E times velocity of approach, where E is defined as the coefficient of restitution. तो बेटा अगर एक बात बताओ, अभी हम लोगों ने जितना प्रूफ किया था उसमें यहाँ पे हम जानते थे कि E की जगह पे क्या रहता था, 1 रहता था, यही नहीं लिखते थे। यहाँ पे E नहीं रहता था, 1 रहता था। वो किसके लिए? इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए। इसका मतलब कि अगर E की वैल्यू 1 आ जाए तो कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। अब थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे मान लो आप क्या करते हो कि मड के बॉल को, गीली मिट्टी को किसी प्लास्टिक पे फेंकते हो, किसी प्लास्टिक की बॉल पे गीली मिट्टी को फेंकते हो, तो क्या होगा, ये मड क्या होगा ना बेटा, ये जो मड है, मिट्टी है, ये गीली मिट्टी जब इसे पड़ेगी तो डीफॉर्म हो जाएगी और दोनों एक वेलोसिटी से चलने रहेंगे। डिफॉर्मेशन होने के चलते कुछ पोटेंशियल एनर्जी में उसके चेंज आया है और वो डिफॉर्मेशन परमानेंट है। अगर डिफॉर्म हो के फिर वापस ओरिजिनल मड अपना शेप गेन कर लेता तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ, जो भी एनर्जी में, टोटल एनर्जी में जो भी चेंज, पोटेंशियल एनर्जी में जो भी चेंज हो, क्या होता, लगभग फिर से आपका काइनेटिक में बदल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उसका शेप बदला नहीं, यानी जो उसके एनर्जी में चेंज आया है वो कहाँ से आया, काइनेटिक एनर्जी में से कुछ डिक्रीज किया। कहाँ डिक्रीज हुआ? मड का शेप डिफॉर्म हुआ उसमें, और चूंकि शेप रीगेन नहीं हुआ यानी काइनेटिक एनर्जी फिर से क्या हुआ, बढ़ा नहीं। तो उसके बाद कंबाइन होने के बाद, मड इस पे कंबाइन होने के बाद ये दोनों साथ साथ मूव करने लगेंगे। मान लेते हैं कि पहले v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, अब v वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। लेकिन पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो अब के काइनेटिक एनर्जी से थोड़ी कम है। क्यों कम है? डिफॉर्मेशन के चलते पता चल रहा है कम है। ये इस तरीके के जो कोलिजन्स होते हैं इसको क्या कहा जाता है, इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन में आप लोग पाओगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज नॉट इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी E की वैल्यू 1 से छोटी आएगी, ठीक है, 0.5, 0.2, 0.3, 0 से तो बड़ी पर 1 से छोटी। तो यहाँ पे आप लोग पाओगे कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज स्मॉलर देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। ये आप लोग पाते हो। कई जगह इसको पार्शियली, कई बार इसको पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन भी बोला जाता है, ठीक है। तो इन इलास्टिक कोलिजन में सीधी सी बात ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज नॉट इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सबसे पहले तो ये समझ लो। अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे, इस पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फिर से क्लियर हो जाएगा आप लोग का क्या होता है। देखिए दिया है अ ब्लॉक ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी v कोलाइड्स विद अनदर ब्लॉक ऑफ मास 2m एट रेस्ट। एक ब्लॉक है जो कि मास m का है, वो कोलाइड होता है विद अनदर ब्लॉक ऑफ मास 2m, विद अनदर ब्लॉक ऑफ मास 2m एट रेस्ट। यानी ये एक मान लेते हैं कि बॉल था, ठीक है, वैसे तो बात ब्लॉक का हो रहा है तो चलिए ब्लॉक बना देते हैं। ये v से मूव कर रहा है और इसने रेस्ट में पड़े एक अनदर ब्लॉक 2m को टक्कर मारी। अब ये मान लेते हैं v डैश से आगे मूव करेगा। आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस 0 हैं, तो आधा ही क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है कि चलो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अपने को लगाना है।
नेक्स्ट देखो बच्चों बोल रहा है द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर द कोलिजन, लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट, रुक जा रहा है आफ्टर द कोलिजन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोल रहा है ढूंढने को, ठीक है। ये रुक गया, ये आगे चला गया, तो बेटा इनिशियल मोमेंटम कितना था mv, फाइनल मोमेंटम कितना होगा 2mv डैश, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल हैं तो हम लोग मोमेंटम को कंजर्व कराते हैं, m से m गया, v डैश इज इक्वल टू v बाई 2, तो ये तो हमारा v डैश क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या था, v था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 1/2 इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ये क्या होता है बच्चों, यही होता है e, तो e इज इक्वल टू 1/2 या फिर 0.5। तो इस तरीके से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को आप लोग समझ सकते हो और निकाल सकते हो, ठीक है। अब चलिए अब आते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स पे, कुछ और न्यूमेरिकल्स पे। देखिए अब जो दिया है बोला अब प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, वो 100 मीटर पर सेकेंड से यहाँ से 37 डिग्री से फायर किया जा रहा है, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे वो दो मासेस में टूटता है, एक छोटा एक हैवियर, और मासेस का रेशियो है 1:3। यहाँ पे जो छोटा वाला मास है वो मैक्सिमम हाइट पे रेस्ट में आ जाता है और हैवियर मास आगे की तरफ मूव होके कहीं गिर जाता है, हैवियर मास आगे की तरफ मूव होके गिर जाता है। अब क्वेश्चन बोल रहा है एट द हाईएस्ट पॉइंट द प्रोजेक्टाइल ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स ऑफ मास रेशियो 1:3, द स्मॉलर कमिंग टू रेस्ट, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्चिंग पॉइंट एट द पॉइंट वेयर द हैवियर पीस लैंड। बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्चिंग पॉइंट वेयर द हैवियर पीस लैंड, कहाँ पे हैवियर पार्टिकल जाए गिरेगा वो ढूंढना है। तो देखो बेटा इसमें आप लोग एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, मान लेते हैं कि यहाँ पे आगे गिरता है, दूसरा ये यहीं पे गिर जाएगा। सबसे पहले तो ये ब्रेक हो गया, मतलब कि टूटा, टूटने के बाद रेस्ट में आ गया, तो मैक्सिमम हाइट पे कौन सी वेलोसिटी होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v, मान लेते हैं v cos थीटा दोनों के अंदर होगा, इसके पास भी cos थीटा रहा पर इसके पास रहा नहीं, तो ये क्या होगा, नीचे वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 होता है, तो सीधा नीचे गिर गया। लेकिन आप देख रहे हो कहीं भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं, सिर्फ इंटरनल फोर्सेस हैं, यानी कि सेंटर ऑफ मास को जहां गिरना है वो वहीं गिरेगा, सीधी सी बात। एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट किए नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा तो अगर ये टूटता नहीं तो जो रेंज होता आपके बॉल का वही अभी भी सेंटर ऑफ मास का रेंज होगा, हमने वही पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास का ही जो मोशन होता है वही आपका बॉडी का मोशन होता है। एक स्ट्रेट लाइन में सेंटर ऑफ मास जिस मोशन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन मूव कर रहा है, वही आपके बॉडी का लगभग आप लोग कंसीडर कर सकते हो। देखे थे कैसे हेलिकल पाथ रहा था बॉल का, बाकी पॉइंट का, पर सेंटर ऑफ मास एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, तो यानी सेंटर ऑफ मास जिधर गिरना है वही गिरेगा, यानी रेंज में गिरेगा। तो रेंज इज इक्वल टू आप लोग बोल सकते 2u² sin थीटा cos थीटा अपॉन 2g, ठीक है, 2u² sin थीटा cos थीटा अपॉन 2g। जब आप लोग ये यूज करते हो तो ये यूज करने के बाद आपके पास सारी चीजें गिवन है, तो रेंज आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ पे sin थीटा cos थीटा सारी वैल्यू पुट कर दे बेटा, u 100, 2 इंटू 100 sin थीटा sin 37 3/5 इंटू cos थीटा cos 37 4/5, ठीक है, और अपॉन में 2g 2 इंटू 10, 2 से 2 गया और ये 100 यानी कि आपका 10,000, 10,000 में ये आपका 5 यानी कि आपका ये जाएगा 5 से आप काट दीजिए, 200 है तो इंटू 100 इधर 5 से काट देते हैं, इसे 4 टाइम्स, ठीक है। अब ये देखिए 100 300 हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 16 3 जा ये आपका आएगा 1 0 से 1 0 और काट दीजिए, 4 3 जा 4 4 जा 16 इंटू ये आपका होगा
330 420 अप्रोक्सीमेट 420 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये थोड़ा सा बेटा देखिए, ये आपका यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें रॉन्ग हो गई हैं। ये लगभग 960 आएगा, सॉरी बच्चों। यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस 37 टू यू स्क्वायर 100 मीटर पर सेकंड, 2 इंटू 100 इंटू 3/5 इंटू 4/5 डिवाइडेड बाई 2g जी यानी कि 10। अब देखिए बेटा, आप देख रहे हैं इजीली इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 960। ये हो गया बच्चों आपका 960 मीटर। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, अब ये सही हो गया। ये आपका जब 960 हो गया तो देखिए आपको पता है सेंटर ऑफ मास कहाँ गिर रहा है, यहाँ पे गिर रहा है 960 पे। इसका कोऑर्डिनेट आप ढूंढ सकते हो। इसका कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढ सकते हो? ये क्या है, ये बिल्कुल क्या होता है, मैक्सिमम हाइट कहाँ होता है, रेंज के आधे पे मैक्सिमम हाइट होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट वो है 960/2। मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट अगर x2 है तो ध्यान से देखा जाए तो आपका यहाँ पे 960/2 यानी कि लगभग 480। इसका कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो 0 और इसका कोऑर्डिनेट x2 0 और ये तो 960 0। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है बच्चों, सेंटर ऑफ मास एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1। m1 मान लेते हैं 1:3 है, तो अगर बेटा एक m होगा, ठीक है, m देखिए बच्चों क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इसका जो रेशियो है मास का ब्रेकिंग होने का क्या है 1:3 है। तो मान लीजिए एक को m/4 तो अगला क्या हो जाएगा 3m/4 और इसको यहाँ अब देखिए सेंटर ऑफ मास का जो आपका सेंटर ऑफ मास का क्या होता है कोऑर्डिनेट होता है। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो हमने वही किया, m1 x1 यानी कि m/4 x1 यानी 480 प्लस m2 x2 हमें पता नहीं है अपॉन m1 प्लस m2 m/4 प्लस 3m/4 इज इक्वल टू 960। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1120 मीटर्स। तो बेटा मात्र इसमें 2-3 बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज किए हैं। मैक्सिमम हाइट पे आपका प्रोजेक्टाइल क्या हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी उसका 0 होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ मूव करता है। अब ये बोला कि मैक्सिमम हाइट पे आपका लाइटर पार्टिकल रेस्ट में आ गया, यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसका 0 हो गया, यानी वो वहीं से नीचे गिर गया, वर्टिकल एक्सेलरेशन उसके ऊपर एप्लीकेबल हुआ और नीचे गिर गया। दूसरा हम जानते हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस अगर 0 हो तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होता है, तो सेंटर ऑफ मास को जहां गिरना है वहीं गिरेगा, यानी इसका जो रेंज है वही सेंटर ऑफ मास होगा। तो रेंज हमने निकाल लिया। रेंज निकालने के बाद हमने देखा कि सिर्फ 3 पार्टिकल सिस्टम है, एक ये पार्टिकल सेंटर ऑफ मास और एक ये, यानी 2 पार्टिकल सिस्टम और ये सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास पता है, इसका कोऑर्डिनेट नहीं पता है, मान लेते कि ये कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ से m1 यहाँ से m2 लिया हमने, तो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 बराबर 960 होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होना चाहिए। फिर बोल रहा है खुद ही मास कितने ब्रेक हुआ 1:3 में, तो हमने 1:3 में मास को लिखा और यहाँ पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया 1120 मीटर। तो इस वीडियो को देख के आप कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और सेंटर ऑफ मास, काइनेमेटिक्स, प्रोजेक्टाइल, इनके कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी होता है अगर आप स्टैंडर्ड लेवल के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो इनको देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।